दिस इज़ योर यूनिट नंबर 3 और दिस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, आइडियल गैसेस के बारे में और स्टीम टेबल के बारे में। तो उससे पहले जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़, अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्योर सब्सटेंस है तो वो है क्या। एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम, कोई भी सब्सटेंस है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, एक सब्सटेंस दैट हैज़ ए फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स ऑल कंपोजिशन। तो दैट मीन्स कि आपका जो भी आपका मटेरियल है वो आपका मटेरियल अगर थ्रू आउट पूरे के पूरे सब्सटेंस में सेम है तो वो सेम आपका क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। सेम केमिकल कंपोजिशन पूरे एक सब्सटेंस के अंदर। जैसे अगर हम वाटर को लेते हैं तो वाटर में, पूरे वाटर के अंदर जितना भी हमारे पास कंटेंट है वाटर का अवेलेबल है, उस वाटर कंटेंट के अंदर अगर उसका केमिकल कंपोजिशन हर जगह H2O ही है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी मतलब थ्रू आउट अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में जहाँ भी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं उस रीजन के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस है अगर उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है हर एक जगह के लिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। कुछ कम केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका केमिकल कंपोजिशन है उसका सेम ना हो, दैट मीन्स सिंगल केमिकल एलिमेंट ना हो, तो उसमें क्या होगा, ये 2 या 3 जो भी होंगे वो आपके फिक्स केमिकल कंपोनेंट रहेंगे। जैसे हम एयर को यूज़ करते हैं तो एयर में क्या मान के चलते हैं हम कि आपका नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, मेन कंपोनेंट आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो जहाँ भी हम एयर को लेते हैं तो उसमें 77% हमारा एज ए वेटेज आपका नाइट्रोजन रहता है और 23% उसका ऑक्सीजन का रहता है। तो इसीलिए हम अगर जहाँ भी देखेंगे तो ऑक्सीजन का, एयर का हमें हर जगह जितनी भी एयर होगी, या एक रूम में ले लो, एक कंटेनर में ले लो, या कहीं भी लो, आपकी उस एयर के अंदर आपका केमिकल कंपोजिशन सेम आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो वो आपके लिए क्या होगा, एक होमोजेनियस सिस्टम नहीं है बट प्योर सब्सटेंस है। वो एक एग्जांपल रहता है आपका। और इसके अलावा आपका कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसमें डिफरेंट फेजेस भी हो सकती है, अलग अलग फेजेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेजेस डिफरेंट होने की वजह से वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा। उसकी फेज़ 2 या 3 भी हो सकती हैं। जैसे हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं आपके वाटर का। अगर आपका वाटर है उसमें आइस भी है और वेपर भी है, तो दैट मीन्स आइस में सॉलिड, वाटर लिक्विड फॉर्म एंड स्टीम गैसेस। तो तीनों डिफरेंट फेजेस अगर अवेलेबल हैं वहाँ पे, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम फॉर द 3 फेजेस। तो उस केस में आपका वाटर है एक प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा। इसे हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वाटर है, वो क्या दिख रहा है, आपका वेपर में भी सेम है, आपका लिक्विड में भी सेम है। बट एयर नॉट ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एयर इज़ डिफरेंट। तो इसलिए आपकी लिक्विड एयर की कंपोजिशन है वो इसके अंदर आपकी डिफरेंट हो जाएगी। देन फेजेस ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। अब हम अगर फेजेस के बारे में बात करते हैं, फेजेस के बारे में स्टडी करते हैं तो डिफरेंट फेजेस क्या होती हैं आपकी। तो नॉर्मली अगर हम डिफाइन करते हैं तो कोई भी फेजेस है तो वो 3 फेजेस में आपकी डिफाइन की जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट ए सब्सटेंस कैन हैव सेवरल अदर फेजेस विद इन द प्रिंसिपल फेजेस। तो दैट मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस है तो दैट उसको ये नहीं कह सकते कि आपका सॉलिड में ही है, दैट मीन्स सॉलिड में भी उसके अलग अलग फेजेस हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके आयरन, इसके कार्बन की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड कार्बन की, तो सॉलिड कार्बन के भी आपके डायमंड में अलग स्ट्रक्चर होता है, आपके ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर उसका अलग रहता है, और आयरन है वो आपके अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल होता है। जैसे उसका BCC, FCC, FCP। तो इस तरह की डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप लोग मटेरियल साइंस में इनके बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सारी स्टेजेस क्या होती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से मटेरियल में फेजेस कौन कौन सी अवेलेबल है। बट हम थर्मोडाइनमिक्स में जो कि प्राइमरी फेजेस हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमारी प्राइमरी फेजेस कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर हम जनरली बात करते हैं तो सॉलिड्स के बारे में, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं और वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। वो अपने पोजीशन के ऊपर वाइब्रेशन कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते। सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स। और सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो कि आपके 3 डायमेंशनली पैक्ड होते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव रिलेटिव टू ईच अदर।
तो जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि आपके एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेटिव मूवमेंट वो नहीं कर सकते। देन लिक्विड्स के बारे में अगर हम बात करें तो लिक्विड में क्या है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ। दैट मीन्स उनमें बॉन्डिंग होती है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि सॉलिड्स में होती है। तो सॉलिड से कंपेरेटिवली कम मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। लिक्विड मॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज कंपेरेबल टू सॉलिड्स बट देयर मॉलिक्यूल्स कैन फ्लोट अबाउट ए ग्रुप। दैट मीन्स अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं सॉलिड से तो उसके कंपेरेटिवली ये एक दूसरे से फ्लोट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देयर आर मॉलिक्यूलर ऑर्डर विद इन द ग्रुप्स। उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है जो कि पर्टिकुलर ग्रुप में रहता है। दैट मीन्स एक लेयर्स होती हैं लिक्विड में, उन लेयर्स के अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उसका मॉलिक्यूलर ऑर्डर डिफाइन होता है। नंबर 3 हम अगर बात करते हैं गैसेस स्टेज की, तो उसमें क्या रहता है आपका वीकेस्ट मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे बहुत कम होती है आपकी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतने फ्रीली अलग अलग मूव करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रहती है। मॉलिक्यूल्स इन गैस फेजेज आर फार अपार्ट, दे हैव नो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। और जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो उनके अंदर ऐसी कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो कि हम उसको डिफाइन कर सकें, क्योंकि जहाँ उनको जितना स्पेस मिलता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रक्चर है वो डिजाइन कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड कोलाइड विद ईच अदर। और मोस्टली क्या होता है कि जब गैसेस पार्टिकल्स हैं, उनके एटम्स हैं, उनके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं जो इनके जहाँ वो स्पेस अवेलेबल है उनके लिए। अगर कोई कंटेनर है या फिर कोई भी रूम है तो वहाँ पे वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक उनको स्पेस मिलता रहेगा। एंड कोलाइड विच अदर, और जैसे वो मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी हो सकते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स आर एट हायर एनर्जी लेवल्स, दे मस्ट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडेंस और फ्रीज। जब वो मूव करते हैं उनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर एनर्जी लेवल है वो भी हाई रहता है, इसी की वजह से उनका मूवमेंट ज़्यादा रहता है। अब अगर उनको हमें कंडेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, उनसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है वो रिलीज़ करनी होती है। तो जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं, उसकी काफ़ी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद हम उन मॉलिक्यूल्स को गैसेस से लिक्विड फॉर्म में या फिर आप सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो वहाँ उसके लिए हमें उसमें से एनर्जी रिलीज़ करनी होगी ताकि वो कंडेंस होकर लिक्विड और सॉलिड फेजेस में कन्वर्ट हो सके। अब हमें पढ़ना है कि आपके फेज चेंजेस प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फेज चेंजेस प्रोसेस ऑफ प्योर सब्सटेंस, हम प्योर सब्सटेंस के लिए स्टडी इसलिए करते हैं ताकि ये सबसे सिंपल है। अगर आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा तो उसमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होंगे और उनकी वजह से वो अपना अलग अलग बिहेवियर है वो वहाँ पे शो करते हैं। तो हमें जब अगर थ्योरेटिकली चीज़ें समझनी है ईजिली, तो उसके लिए हम प्योर सब्सटेंस है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एट दिस पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द लिक्विड टू सॉलिड फेज चेंज प्रोसेस, नॉट सो मच सॉलिड टू लिक्विड, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स डील ओनली विद लिक्विड टू गैसेस और गैसेस टू लिक्विड टू जनरेट पावर। जैसे अगर हम मोस्टली बात करते हैं जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, स्टीम पावर प्लांट होते हैं, उनमें हमारा वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम को हम कंडेंस करके वापस लिक्विड वाटर फॉर्म में लेके आते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा सॉलिड में उसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हमें इसकी स्टडी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड से गैसेस में है, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहता है और यूज़फुल रहता है। कंसिडर वाटर एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस and normal atmospheric pressure, that means 1 atmosphere, in a piston cylinder device. The water is in liquid phase and it is called compressed liquid or subcooled liquid, not about to vaporize, जो कि अभी आपका वेपराइज नहीं है। ये हमारा एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जहाँ पे हमने लिक्विड लिया है और जो आपका लिक्विड है वो कंप्रेस्ड लिक्विड है विद इन द प्रेशर लिमिट्स टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ वी ऐड हीट टू वाटर, अगर हम इसी कंडीशन के अंदर हीट ऐड करते हैं, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज लेट अस से अंटिल 50 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक वॉल्यूम V will increase. As a consequence, the piston will move slightly upward, therefore maintaining constant pressure. और वो आपका प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से अगर हम इसके स्टडी करते हैं आपके पॉइंट नंबर 2 के लिए, तो उस पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स इसको हीट ऐड किया, हीट एडिशन की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होगा तो इसका वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम वो इंक्रीज़ होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका पिस्टन है वो स्लाइटली मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो आपका पिस्टन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा. नाउ इफ वी कंटिन्यू टू ऐड हीट टू द वाटर, the temperature will increase further until 100 degrees Celsius. At this point, any addition of heat will vaporize some water. This specific point where water start to vaporize is called saturated liquid. अब अगर हम इसमें कंटिन्यूसली हीट ऐड करते रहते हैं और आपकी हीट ऐड करने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपने एडिशनल हीट ऐड की, जो कि आपके वाटर को वेपोराइज करने में यूज होती है, और इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वाटर स्टार्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होना, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट. तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट. अगेन ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है जहाँ पे आपका वाटर है अब स्टार्ट किया है जिसने वेपर में कन्वर्ट होना. इफ़ वी कंटिन्यू टू ऐड हीट टू वाटर, मोर एंड मोर वेपर विल क्रिएट. जैसे हम कंटिन्यूसली 100 डिग्री से ऊपर भी अगर उसको टेम्परेचर देते रहेंगे तो हीट एडिशन होने की वजह से अब उसकी वहाँ पे फेजेस चेंज होती रहेगी, और फेज चेंज होने के बाद क्या होगा, उसमें आपकी जो लिक्विड की फॉर्म है वाटर की वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में, वाइल द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर 100 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स वहाँ पे फेज चेंजेस होने के लिए हमें एडिशनली हीट देनी पड़ रही है. द ओनली प्रॉपर्टी दैट चेंजेस इज़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम. और वहाँ पे अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका वॉल्यूम एडिशन के साथ चेंज होगा. एंड दीज कंडीशंस विल रिमेन द सेम अंटिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज्ड. एट दिस पॉइंट द एंटायर सिलेंडर इज फिल्ड विद वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस. दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर. और सेम इसी कंडीशन के ऊपर जब आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और आपकी टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू सेम रहती हैं, तो उसी कंडीशन के ऊपर आपको वेपर मिलती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड वेपर. दैट मीन्स एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका लिक्विड है वो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है. जहाँ पे आपका लिक्विड वेपर में होना कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट. द स्टेट बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड, ओनली लिक्विड, एंड सैचुरेटेड वेपर, ओनली वेपर, where two phases exist is called saturated liquid vapor mixture. और उन दोनों के बीच में जो आपकी फेज आती है वहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर मिक्सर. तो जहाँ पे आपका मिक्सर में है आपके लिक्विड भी होगा और वेपर भी रहेगी. आफ्टर द सैचुरेशन वेपर फेजेस एनी एडिशन ऑफ हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर. दिस स्टेट इज कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर. और जब इसके बाद भी अगर हम इसमें हीट ऐड करते रहते हैं तो हीट ऐड करने के बाद जो आपकी वेपर है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, सुपर हीटेड हीट में, सुपर हीटेड वेपर में. तो सुपर हीटेड वेपर जो होगी उसका आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा. अब इस डायग्राम से अगर हम इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे हम टीवी डायग्राम जो है आपका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायग्राम, तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि आप 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका कंप्रेस लिक्विड था, उसका हमने टेम्परेचर राइज किया. टेम्परेचर राइज करने की वजह से आपका टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो साथ साथ में इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है. अब इसी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट था 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमने कंटिन्यूसली इसको हीट दी थी. तो आपका इस पॉइंट से पॉइंट नंबर 2 टू पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या था, आपका पॉइंट नंबर 3 बीच में है, तो दैट मीन्स कि क्या है, सैचुरेटेड मिक्सर पॉइंट. आपके ने यहाँ पे वेपर को लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ पॉइंट नंबर 2 से एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. पॉइंट नंबर 4 पे वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया आपके वेपर में, और इसके बीच में जो आपका पॉइंट था वो सारा का सारा किस में होगा, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर फॉर्म में, दोनों का मिक्सर है. अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे, जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद आपने और हीट ऐड दी है, तो वो हीट एडिशन की वजह से इसकी फेजेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर हीटेड वेपर में. और सुपर हीटेड वेपर में आपका पॉइंट नंबर 5 जो हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि पॉइंट 4 to 5 ये जो रीजन है वो इसका क्या रहेगा, सुपर हीटेड वेपर रीजन. प्रेशर लाइन है वो आपकी सेम है कम्प्लीटली. अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये आपका एक प्रेशर फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसके लिए आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम है वो डिफाइन. तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी फेजेज हैं वो चेंज हो सकती है.
दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू प्योर सब्सटेंसेज अदर देन वाटर। तो हर एक प्योर सब्सटेंस के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इस तरह से हम उसके फेजेस में चेंजेस कर सकते हैं, उसकी फेज कन्वर्ट हो जाती हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेज के लिए उसका बॉइलिंग और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। देन saturation temperature and saturation pressure. Recall that during a phase change, pressure and temperature are not independent intensive properties. As a consequence, the temperature at which water starts boiling depend on the pressure. In other words, water starts boiling at 100 degrees Celsius but only at 1 atmospheric pressure. At different pressure, water boil at different temperatures. अगर उसका प्रेशर चेंज होगा तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। At a given pressure, the temperature at which a pure substance changes phase is called the saturation temperature. तो जो आपका एक प्रेशर है जो डिफाइन किया है, उसी प्रेशर के ऊपर अगर आपके प्योर सब्सटेंस की फेज चेंज होती है तो वो फेज आपका क्या कहलाएगा? सैचुरेशन टेम्परेचर। लाइकवाइज एक गिवन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर है वो अगर हमारा चेंज होता है तो उसे हम क्या कहलाते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के वाइस वर्सा है कि अगर हम सैचुरेटेड टेम्परेचर के लिए बात करते हैं तो वो रहेगा आपके फिक्स प्रेशर के लिए, गिवन प्रेशर के लिए, और अगर हम सैचुरेटेड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो आपके गिवन टेम्परेचर के लिए जिस पे आपकी फेजेस चेंज हो रही हैं। तो ये दोनों आपकी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई।